उत्तराखंड का ये बहुत ऐतिहासिक सांस्कृतिक जगह है द्वाराहाट। हम पौराणिक जो बहुत सारे आख्यान हैं उसमें द्वाराहाट को जानते समझते हैं। और ये द्वाराहाट विधानसभा का गठन हुआ था तो उसमें पहला चुनाव जो है विपिन त्रिपाठी जो यहाँ के बड़े समाजवादी नेता थे और उनका उत्तराखंड राज्य आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। जी जगह पहली बात यह है कि उत्तराखंड का आंदोलन ने कभी भी अपनी पार्टी को संगठनात्मक रूप से खड़ा करने की कोशिश नहीं की, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल ने कभी उन नीतिजन्य सवालों को राजनीति के साथ जोड़ने की कोशिश नहीं की। वो क्या समझ रहे थे कि हम आंदोलन से चीज़ों को बदल देंगे। मुझे लगता है कि हमने कुछ इश्यूज़ पे हमने अभी चर्चा की है उत्तराखंड के। अब हम थोड़ा सा इस बार के इलेक्शंस के सिनेरियो को समझते हैं। थोड़ा हम क्योंकि कुमाऊं की तरफ हम घूमे हैं, हमारी वाली टीम जो है वो कुमाऊं में घूमी है और कुमाऊं की सीटों पर आपका भी ऑब्जर्वेशन रहा है, कुमाऊं में ही आप भी घूमे हैं। थोड़ा सा हम अभी इसी जो अभी 2022 के उत्तराखंड चुनाव हैं उसकी जो एक ओवरऑल एक ओवरलुक हम अगर उसमें डालें कि किस तरह का एक ओवरव्यू बन रहा है तो थोड़ा थोड़ा हम उस पर बात करते हुए चलें। तो आपको क्या लग रहा है कुमाऊं में कौन माइलेज अभी लिया हुआ है, किसको आप एज देंगे? देखिए, पहली बात यह है कि जो पूरे उत्तराखंड का राजनीतिक परिदृश्य पिछले दिनों में हुआ है, जो घटा है, लोगों को बहुत गुस्सा है। लोगों को विशेषकर सत्ताधारी पार्टी से भी गुस्सा है, कांग्रेस से भी गुस्सा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस ढंग से हमारे वोट का और हमारे लोकतंत्र में वोट देने के अधिकार का जो मजाक उत्तराखंड में बना है, और ये हालांकि अभी नहीं हुआ है, ये जब से राज्य बना है तब से लगातार हमारे यहाँ सत्ता को प्राप्त करने के लिए लगातार जिस ढंग के हथकंडे अपनाए गए हैं, बजाय सत्ता में जाकर लोगों के लिए नीतियाँ बनाने के, उत्तराखंड में इन 21 सालों के अंदर हमने 11 मुख्यमंत्री देख लिए हैं। और एक किस्म से ये मुख्यमंत्रियों को और राजनीतिक लोगों को रोजगार देने वाला मामला बना। लेकिन अभी जो घटना हुई है, अभी कांग्रेस और भाजपा में कोई अंतर उत्तराखंड में नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि तमाम लोग भाजपा के लोग कांग्रेस और कांग्रेस के लोग भाजपा में गए हैं। लोगों में एक गुस्सा तो मतलब लीडरशिप के लेवल पे आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि कौन मतलब बीजेपी कौन है, कांग्रेस कौन है। सिर्फ आपके सिंबल बदले हैं। जो आदमी पिछली बार कमल से लड़ रहा था, इस बार हाथ से है, जो हाथ से लड़ रहा था वो कमल से है। ये गुस्सा तो लोगों में है कि ये हमारे जो मताधिकार का है और हमारी जो लोकतांत्रिक जो भावनाएं हैं और जिसमें हम अपना अक्ष देखते हैं, जिसमें हम अपनी आकांक्षाएं उत्कंठाएं देखते हैं, उसको राजनीति लोग गलत दिशा में ले जा रहे हैं। ये तो उनको पता है। लेकिन हो क्या रहा है कि संसाधनों की लड़ाई इतनी ज़्यादा है। मैं ऐसा कहना चाहूँगा आपसे कि जिसके संसाधन, जिसके मैनेजमेंट ज़्यादा मजबूत होंगे वो चुनाव इलेक्शन जीत जाएगा। अभी आप जब हम पिथौरागढ़ से माना शुरू करते हैं तो हमारे यहाँ जैसे सीमांत पहली सीट है धारचूला वाली। धारचूला में ही देख लीजिए कि धारचूला में जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं और मुझे लगता है कि लंबे समय से जिस ढंग से उनका अपना सब कुछ रहा है, वहाँ पर उनकी स्थिति मजबूत होनी चाहिए, मुझे लगता है हरीश धामी की। और हम पिथौरागढ़ में आते हैं तो पिथौरागढ़ में प्रकाश पंत के समय मौत के बाद जो उपचुनाव हुआ था उसमें उनकी पत्नी को टिकट मिला था। आप जैसे जानते हैं कि राजनीति में ये संवेदनाओं का भी अपना एक मतलब है, लेकिन वो भी बहुत कम अंतर से उसमें चुनाव जीती थी। तो सिंपैथी वोट से वो एक बार मतलब एक तरह से जो सिंपैथी का जो फैक्टर था वो उपचुनाव में निपट चुका है। तो इस बार जो फाइट है उसमें सिंपैथी फैक्टर ज़्यादा रोल नहीं अदा करेगा। हाँ, क्योंकि वहाँ पर जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो भी काफ़ी लंबे समय से वो अपना एक उनका आधार है मयूख महर का, विशेषकर वोट की राजनीति में काफ़ी उनका आधार है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर बहुत आसान भाजपा के लिए होने नहीं जा रहा है और ये भी हो सकता है कि उस सीट पर कांग्रेस कब्जा कर सकती है, जो मुझे लगता है एक ऑब्जर्वेशन। और जो आपका इस तरफ को आए तो फिर हमारे पास आती है गंगोली हाट, डीडी हाट की सीटें हैं। मैं डीडी हाट पर तो आप समझिए कि इतना नाराजगी लोगों को थी। हम पिछले दिनों आपने देखा होगा सोशल मीडिया में जिला बनाओ आंदोलन भी है। और उसके अलावा जो वहाँ के पेयजल मंत्री और लंबे समय से जो वहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे बिशन सिंह चौफाल जी, बिशन सिंह चौफाल जी को लोगों ने गांव में भी नहीं घुसने दिया था। आपने कुछ वीडियो देखे होंगे, यहाँ तक कि लोगों ने जी ढंग से उनका बहिष्कार किया था। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल यह है, जैसा कि आप शुरुआत में कह रहे थे, मुद्दे नहीं है तो वहाँ मैनेजमेंट है या कई समीकरण ऐसे हैं जो उनको जिता देते हैं। तो वहाँ पर दो निर्दलीय प्रत्याशी भी हालांकि काफ़ी मजबूत हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पहली बार लड़ रहे हैं। पिछली बार भी वो लड़े थे तो फिर भी समीकरण उनके पक्ष में गए थे। तो वहाँ माना जा सकता है कि एक अच्छी मतलब एकदम भाजपा के पक्ष में होगा, या मुझे लगता है कि वो जिस ढंग का चुनाव लड़ते हैं उनके लिए ज़्यादा कठिन होना नहीं चाहिए। वो भी डीडी हाट सीट एक तरह से बीजेपी की झुकाव ज़्यादा दिखता है। इसके बाद उस डिस्ट्रिक्ट से बचती है गंगोली हाट सीट। गंगोली हाट सीट में
जो पिछली बार वहाँ पे एक ये चीज़ हुई है कि नारायण राम आर्य वहाँ के पुराने विधायक थे, उनको टिकट नहीं मिला तो वो बीजेपी में चले गए। खजान गुड्डू जिनकी वजह से पिछली बार नारायण राम हारे थे, उनको कांग्रेस ने आगे कर दिया। तो एक समीकरण वहाँ ये बन रहा है। तो उस सीट के बारे में क्या आपका ऑब्जर्वेशन उस सीट में मैं ज़्यादा देख नहीं पाया उसको, है उस पर तो मैं ज़्यादा उस ढंग से बात नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं इधर आता हूँ आपके चंपावत और इस पर लोहाघाट वाली पर। इसमें मैं बहुत लंबे समय से देख रहा था कि वहाँ पर गहतोड़ी जो विधायक हैं चंपावत से, उन पर बहुत सारे इस ढंग के लोगों की नाराज़गी है कि वो काशीपुर में रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं लोगों के बीच में, उनका वैसा संवाद नहीं है। मुझे लगता है कि उस सीट पर कांग्रेस मजबूत हो सकती है। अच्छा, कांग्रेस हाँ, लेकिन वो ट्रेडिशननली वैसे बीजेपी की सीट रही है। बीजेपी की सीट रही है। हाँ, बीजेपी की सीट रही है। नहीं, उससे पहले कांग्रेस भी वहाँ रही, लेकिन कांग्रेस भी रही वहाँ। वैसे आपके लोहाघाट सीट जो है उस पर मेरे ख्याल से ये दोनों का काफ़ी जो अधिकारी भी हैं उनके पास संसाधन भी हैं और प्रभावशाली आदमी भी हैं। वहाँ पर शिक्षण संस्थान वगैरह चलाते हैं, थोड़ा सा उनका अपना एक आधार भी है। लेकिन चुनाव लड़ने में तो पूरन भड़त्याल भी कम नहीं है। तो मुझे लगता है कि वहाँ तो संसाधनों का बड़ा रहेगा उस सीट पर। तो कोई भी उसमें भारी पड़ सकता है। चूँकि मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी से लोगों की नाराज़गी है वह कई जगह कांग्रेस को मजबूती दिला सकती है। हो सकता है ये समीकरण यहाँ भी बन जाए। मतलब एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर है जो कि सारी ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज में दिख रहा है कि कुछ वोट्स तो उसकी वजह से जाएंगी, मतलब बीजेपी के साथ से जाएंगी। लेकिन यहाँ की मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अधिकारी व्यक्तिगत रूप से भी मजबूत हैं, संसाधनों से भी परिपक्व हैं, तो हो सकता है कि उनको इसका फायदा मिल जाए। इसके बाद फिर हम अगर इस तरफ लौटते हैं तो अल्मोड़ा अगर जिला है, अल्मोड़ा सीट बड़ी इंटरेस्टिंग है। दोनों ही जो पार्टीज हैं उनकी तरफ से पूर्व विधायक चुनाव में है, मतलब दोनों पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव पहले विधायक रह चुके हैं। तो यहाँ पर क्या लगता है, यहाँ पर क्या? लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि मनोज तिवारी के लिए एक बात ये बहुत अच्छी हुई है कि इनके यहाँ जो अंतर्कलह था और जो अंतर्विरोध था पार्टी के अंदर वो थमा है, वो थम गया। लेकिन बीजेपी का उभरा ही है, बीजेपी का उभरा है। लेकिन कैलाश शर्मा जो है वो पुराने रहे हैं वहाँ। पूरन शर्मा जो उनके भाई थे उनका भी आधार रहा है और संगठन में काफ़ी इन लोगों का बहुत मजबूती है। हो सकता है संगठन उनके साथ लगे, लेकिन जो ओवरऑल है वहाँ मुझे लगता है कि इस समय मनोज तिवारी ज़्यादा ताकतवर दिखाई देते हैं, भारी हैं थोड़ा। क्योंकि वहाँ रघुनाथ चौहान जो कि हमारे डेप्यूटी स्पीकर रहे, उनको टिकट काट दिया बीजेपी ने, तो वो एक असंतोष, एक विधायक का अपना आधार तो होता है, तो वो उसको एक तरह से नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा बीजेपी को। उसके अलावा अल्मोड़ा सीट में फिर रानीखेत जागेश्वर सीट बहुत महत्वपूर्ण है। जागेश्वर सीट इससे महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़े कद के नेता जो विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं गोविंद सिंह कुंजवाल का अपना बड़ा आधार रहा है और लगातार वहाँ चुनाव जीतते रहे। वो उत्तर प्रदेश में विधायक रहे और उससे पहले वहाँ के ब्लॉक प्रमुख रहे और उनका वैसे भी बड़ा सामाजिक आधार रहा है। लेकिन पिछली बार के चुनाव में सुभाष पांडे ने जिस ढंग से उनको टक्कर दी थी भाजपा ने, सिर्फ 398 वोट से वो जीते थे। तो उनके लिए इस बार ये निश्चित है कि सुभाष पांडे को टिकट न मिलने के कारण वहाँ उनके लिए थोड़ा मुझे लगता और इजी होगा, थोड़ा सकारात्मक उनकी तरफ। और फिर गोविंद सिंह कुंजवाल के व्यक्तिगत उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसी दिक्कतें नहीं हैं, क्योंकि वो अपने ढंग से राजनीति करते रहे और फिर कांग्रेस के बड़े लीडर के रूप में भी उनकी अब एक छवि है, वो भी फायदा पहुंचेगा। फिर रानीखेत कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर बात करें तो रानीखेत एक डाइसी, बहुत इंटरेस्टेड है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सीट है रानीखेत। वो इस मायने में है क्योंकि केंद्रीय मंत्री जो अजय भट्ट हैं उनकी प्रतिष्ठा की सीट है ये। और जिस कैंडिडेट को इसमें टिकट दिया गया है भाजपा की तरफ से, माना जाता है कि उन्होंने पिछले चुनाव में अगर बगावत करके जो हमारे प्रमोद नैनवाल हैं, प्रमोद नैनवाल ने भाजपा से बगावत की थी, लोगों का मानना है। और मुझे लगता है कि अजय भट्ट भी ये सोचते हैं कि अगर उनको पिछली बार हराया तो प्रमोद नैनवाल ने हराया, क्योंकि वो लगभग 6000 वोट ले आए थे। और माना जाता है कि भाजपा का ही वोट था जिसमें अजय भट्ट चुनाव हार गए। और उस समय ये माना जाता था कि अजय भट्ट जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के दावेदार थे, बड़े नेता की तरह, और समीकरण भी उनके पक्ष में थे। तो इसलिए आखिरी टाइम तक अजय भट्ट और उनकी जो पूरी लॉबी थी उन्होंने
प्रमोद नेनवाल को टिकट नहीं होने दिया। जो भी कारण रहे उनको टिकट मिल गया है, लेकिन मुझे लगता है कि हालांकि वो मजबूत कैंडिडेट हैं और करण मेहरा का राजनीतिक जो एक पूरी धरोहर है उनकी, उनके गोविंद सिंह मेहरा जी उनके पिताजी रहे, उसके बाद पूरन मेहरा जी उनके भाई वो भी वहाँ से विधायक रहे, उनका राजनीतिक बहुत बड़ा ऑरा है रानीखेत के अंदर, तो उनको बहुत सामान्य कैंडिडेट आप नहीं मान सकते, और खुद वो विधायक रहे और बहुत तेजतर्रार और युवा भी हैं। लेकिन जो समीकरण है प्रमोद नेनवाल के आने के बाद वो बहुत पलटे हुए हैं। लेकिन एक बार प्रमोद नेनवाल वहाँ बहुत मजबूत लग रहे थे, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा राजनीतिक विश्लेषकों की बात और या वहाँ के चीज़ों को देख रहा हूँ तो उसमें मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का अंतर्कलह जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा है प्रमोद नेनवाल को। लेकिन रानीखेत की सीट बहुत टक्कर वाली होने वाली है। अच्छा, उसके बाद फिर ये द्वाराहाट सीट में अभी हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर क्या समीकरण लग रहा है? यहाँ तीन पार्टियाँ मतलब एक तरह से दावेदारी में है। यूकेडी का भी यहाँ पर हस्तक्षेप है। यहाँ पर सबसे पहली बात है कि यूकेडी की ये परंपरागत सीट रही है। हाँ। क्योंकि पहले विधानसभा चुनाव में यूकेडी ही आई थी और जो उपचुनाव हुआ था उसमें पुष्पेश त्रिपाठी चुनाव जीत के आए थे, और जो उसके बाद जो चुनाव हुआ था उसमें पुष्पेश त्रिपाठी 7 साल वो विधायक रहे हैं। दूसरे जो है मदन बिष्ट जी, वो जब पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे तब भी उनको 8,500 वोट मिले थे, तब उनका हवाई जहाज चुनाव चिन्ह था। उसके बाद मदन बिष्ट जब जीते थे तब उनको 14,000 के लगभग वोट मिले थे, और जब वो हारे थे तब भी उनको 13,000 वोट मिले थे। कहने का मतलब है कि मदन बिष्ट के वोटों में कहीं कमी नहीं आई है, उनको लगातार वोट मिलता रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने वोट को बढ़ाते रही है धीरे धीरे। पिछली बार के चुनाव में ये हुआ कि जो पुष्पेश त्रिपाठी का पूरा वोट था लगभग 6,000 वोट, वो पूरा उठ के भाजपा में चला गया। अच्छा, और कांग्रेस वहीं रही जैसा मैंने आपको बताया। हाँ, उसको लगभग उतना ही कमोवेश उतना ही वोट मिला। लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ा दूसरी है। वो इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने बहुत सीटिंग एमएलए को हटाकर बहुत बड़ा दाव खेला है यहाँ पर, और महेश नेगी की तमाम और कोई दिक्कतें हों मैं उस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन महेश नेगी का यहाँ जनता में बड़ा आधार था, मतलब लोगों से मिल रहे थे, वो संवाद बहुत था उनका, और इन 5 सालों में उन्होंने बहुत लोगों के बीच में काम जाने का काम किया था। लेकिन वो जो कंट्रोवर्सी उनके उनके साथ उसी वजह से उनको टिकट नहीं मिला। और मजे की बात है कि सबसे मजबूत कैंडिडेट अगर कोई भाजपा के यहाँ हो सकते थे तो वो महेश नेगी थे, अब भी। अच्छा, कंट्रोवर्सी के बाद भी है, लेकिन भाजपा ने बहुत बार रिस्क लिया है। वो ये रिस्क लिया है, एक तो अपने संगठन के आदमी अनिल शाही जी को टिकट दिया है। अनिल शाही जी उनके संगठन के आदमी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में, युवा मोर्चा में रहे, और वो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे हैं, और उन पर बहुत लोगों का हाथ भी है ऊपर से, जैसे भगत सिंह कोश्यारी जी का हाथ है, जैसे मुख्यमंत्री जी उनके मित्र हैं, तो उस कारण से भी उनको टिकट मिला है। तो इसलिए भाजपा के संगठन की प्रतिष्ठा का भी मामला अनिल है। लेकिन जो अनिल के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि ये जो पूरी भोगालीपोखर बेल्ट है ये बहुत बड़ी बेल्ट है, यहाँ लगभग 7,000 वोट पड़ता है। तो अब ये दोनों लोग एक ही क्षेत्र के हो गए हैं, भोगालीपोखर बेल्ट के हो गए हैं, और बेसिकली जो भोगालीपोखर बेल्ट है वो भाजपा की बेल्ट है। लेकिन अभी तक वहाँ वोट मदन बिष्ट को मिलता रहा है, वो इस कारण से क्योंकि वो इस इलाके के थे। अब इन दोनों का वोट बंटने वाला है और भाजपा का वोट वापिस अनिल को मिलने वाला है। तो इस लिहाज से जो है जो मदन बिष्ट का वोट प्रतिशत है वो कम हो सकता है भोगालीपोखर से। और वहीं से एक निर्दलीय हैं पप्पू भंडारी, उन्होंने अपना पिछले दिनों सामाजिक कार्य करके बहुत अच्छा आधार बनाया, वो भी जो वोट मिलेंगे वो इन्हीं दोनों लोगों के वोटों को प्रभावित करेगा। इस लिहाज से पुष्पेश त्रिपाठी जो हैं, पुष्पेश त्रिपाठी के पास सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जो 6,000 वोट था वो वापस आने की स्थिति में इस समय है। उनकी जो कैंपेनिंग है, उनका जो तरीका है, और जो लोग उनके साथ खड़े हुए हैं, और पूरे इलाके में मैं देख रहा था कि उनके प्रति एक जो लोगों ने मन बनाया है कि ये युवा को आना चाहिए, और उनकी अपनी व्यक्तिगत छवि, पिताजी का जो काम है और उनका अपना खुद भी काम, वो इस बार मुझे लगता है वोट में तब्दील होने जा रहा है। और पुष्पेश को कई ढंग के ऐसे समीकरण हैं जो बहुत मजबूत बना रहे हैं। लेकिन टोटली में ऐसा है कि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होना ही है। अच्छा, मुकाबला त्रिकोणीय। हाँ, मुकाबला त्रिकोणीय। अच्छा, अभी हम थोड़ा जल्दी में ही अब उधर जाना पड़ेगा। हम काफ़ी लंबी बातचीत हम इन सीट्स में कर चुके हैं। हम नैनीताल चलते हैं। नैनीताल की खुद की सीट बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। ये दोनों चेहरे, जो एक बीजेपी का चेहरा था, इस बार कांग्रेस का है, कांग्रेस का बीजेपी का। तो वहाँ पर तो क्या है ना, देखिए पिछली बार भी जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे वहाँ
यशपाल आर्य के बेटे संजीव आर्य। संजीव आर्य, तो पिछली बार भी उनका अपना कोई वैसा आधार नहीं था, वो संसाधनों के बल पर अपने मैनेजमेंट पर चुनाव जीतते रहे। और क्योंकि यशपाल आर्य का बहुत लंबे समय से नैनीताल की राजनीति में बहुत दखल रहा है और उस क्षेत्र से वो विधायक भी चुने रहे हैं, जब वो खटीमा सीट भी थी, जब वो वहाँ की धारी वाली सीट थी, तब भी वो उसमें चुनाव जीतते रहे। तो अभी जो है जब नैनीताल सीट में जब ये समीकरण जो हमारी सरिता आर्या है वो कांग्रेस से भाजपा में आई है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो कांग्रेस की महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी, बहुत बड़ा पद उनके पास था, और वो एक बहुत अच्छी सुशील और अच्छी नेता भी मानी जाती हैं, तो उनका अपना प्रभाव था। लेकिन मुझे लगता है कि उनके भाजपा में जाने से, जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि लोगों के बीच में एक इस ढंग का जो राजनीतिक अपसंस्कृति का आना जाना है, उससे भी लोगों को गुस्सा है। लेकिन वहाँ पर मुझे लगता है कि संजीव आर्या किसी न किसी रूप में भारी पड़ सकते हैं, हाँ माइलेज मिल सकता है जी। अच्छा, उसके अलावा फिर हमारे पास हल्द्वानी की एक इम्पोर्टेंट सीट है जहाँ पर इंदिरा हृदयेश की डेथ हो जाने के बाद सुमित हृदयेश उनकी मतलब कांग्रेस पार्टी की तरफ से इलेक्शन में है, तो वो सीट कैसी है, उसमें क्या और जोगेंद्र पाल उधर से उनके बीजेपी ने इनका दोनों का ऐसा, जब मेयर का चुनाव हुआ था ना पिछली बार, तो सुमित हृदयेश उस समय उनकी माताजी भी जिंदा थी, और इंदिरा हृदयेश का तो बड़ा नाम है और बड़ी नेता थी उत्तर प्रदेश के समय से, उत्तराखंड में भी। तो उस समय सुमित हृदयेश जो है वो जोगिंदर रौतेला जी से चुनाव हार गए थे मेयर का। तो उस समय ये माना जाता था कि जो मेयर के चुनाव में जो गांव जुड़े थे उसमें निगम में, उन गांवों ने जो है उनको जिता दिया, नहीं तो शहर से सुमित हृदय जीत गए थे। क्योंकि एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो गरीबों का है, जो मजदूरों का है, और जो अलग अलग जो कास्टिज्म में जो हमारे यहाँ चुनाव होता है उसमें इंदिरा हृदय की बहुत जबरदस्त पकड़ रही है। और अभी जब हम उनके चुनाव कैंपेनिंग को देख रहे थे सुमित के, तो उसने उन्हीं मुद्दों को और उन्हीं भावनाओं को उभार के वो चुनाव लड़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि इंदिरा हृदय के प्रति सिंपैथी भी वहाँ होगी, और ये युवा है, नए मैनेजमेंट के साथ चुनाव में आ भी रहे हैं, ये अभी उनके पक्ष में हो सकता है। लेकिन कुछ समीकरण ऐसे हैं, जैसे वहाँ पर अभी ओवैसी जी की पार्टी से भी मतीन सिद्दीकी बहुत इम्पोर्टेंट, हाँ मतीन सिद्दीकी बहुत, इसलिए क्योंकि वही बोर्ड जो था इंदिरा हृदय जी का भी था, इंदिरा हृदय जी उस बोर्ड से हमेशा चुनाव जीतती रही है, तो इसलिए वो उनके लिए मुश्किल। अच्छा, हमने यहाँ अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में सल्ट कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ दी थी, सल्ट और रामनगर हम साथ डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि रंजीत रावत पहले वहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहते थे लेकिन फिर उधर चले गए। तो सल्ट की में क्या मजबूती, मतलब कैसा रहेगा उनका अनुभव, पहले वो वहाँ से चुनाव हार चुके हैं। असल में जो रंजीत रावत हैं, रंजीत रावत इस बीच उत्तराखंड की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में उभरे हैं, और हरीश रावत जी के मुख्यमंत्रित्व काल में उनको सुपर चीफ मिनिस्टर कहा जाता था, और लेकिन जब उनकी दोनों की नहीं बनी है, तो उसके बाद रामनगर और सल्ट दोनों, इन दोनों लोगों की प्रतिष्ठा का विषय बन गई है। चूँकि सल्ट में उनका रंजीत रावत का बहुत अपना गढ़ रहा है, उनके बेटे वहाँ इस समय ब्लॉक प्रमुख भी हैं, तो असल में ये दोनों सीटों में जो है हरीश रावत और रंजीत रावत एक दूसरे को शिकस्त देते नज़र आ रहे हैं। अभी वहाँ पर जो रामनगर वाली सीट है उसमें नेगी, जो संजय नेगी है, उन्होंने एक अलग कोण बना दिया है, इस पूरे चुनाव को बहुत रोचक बना दिया है। तो उसमें बहुत आसान मुझे नहीं लगता कि इनके लिए होगा, पाल जी के लिए, महेंद्र पाल के लिए, क्योंकि महेंद्र पाल के लिए एक विधायक मतलब किन समीकरणों से पहले उनको काला ढूंगी दिया, और हरीश रावत वहाँ आए तो उसके बाद उन्होंने सीट बदली। हालांकि रंजीत रावत ने कहा है कि मैं इतने साल यहाँ काम किया, आपके रामनगर में कोरोना टाइम में, उसमें तो उसका पूरा उन्होंने कहा कि मैं जब यहाँ से नहीं लड़ रहा हूँ तो मैं महेंद्र पाल को समर्थन करता हूँ, और वह समर्थन भी हरीश रावत जी की काट में ही है एक किस्म से, एक तरह से वहाँ पे कांग्रेस के अंदर कांग्रेस। कुछ और जो सल्ट सीट है, सल्ट सीट में पिछली बार जब गंगा मंचूली उपचुनाव भी लड़ रही थी, तो बताते हैं कि रंजीत रावत जी ने बहुत अंदर से उनको हराने की समर्थन नहीं किया था, हराने की बहुत कोशिश भी की थी, तो उसी का खामियाजा इस बार हो सकता है सल्ट में उनको भुगतना पड़े, क्योंकि ये जो सल्ट का ये वाला इलाका है घाट और जी हाँ, लेकिन वहाँ पर महेश जीना जी का पिछले दिनों जी ढंग का बर्ताव रहा है जनता में, वो
गुस्सा तो है ही लोगों में, लेकिन उनको एक फ़ायदा इस बात का मिल सकता है क्योंकि अभी 4-5 महीने पहले ही वो उपचुनाव में जीते हैं। क्योंकि ये बड़ी बेल्ट जो है भाजपा की शालदे वाली, वो हमेशा एक तरफ सपोर्ट करती रही है उसको। अभी गंगा पंचोली कितना उनको वहाँ डैमेज कर पाएगी, देखने वाली बात होगी। तो अच्छा, अब हम एक बार चलते हैं रामनगर सीट को के बाद। रामनगर से लालकुआं हरीश रावत चले गए थे। लालकुआं सीट के क्वेश्चंस को आपने देखा क्या, वो वहाँ क्या होने वाला है? पहली बात तो है कि मैं हरीश रावत जी के पूरी राजनीतिक जो पेशेंस है उसको मानना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि हरीश रावत की इतनी बड़ी राजनीति हुई। हरीश रावत उत्तराखंड के एकमात्र ऐसे नेता हैं, हमारे यहाँ आदमी 2 चुनाव हारने के बाद भी अपना घर बैठ जाएगा, लेकिन हरीश रावत जी इन 36 सालों में 7 चुनाव हारे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शायद बहुत लोगों ने कम ध्यान दिया होगा इस बात पर कि 89 में वो अपना आखिरी चुनाव जीते थे लोकसभा का। उसके बाद वो हर चुनाव हारते रहे। ये सिर्फ एक चुनाव में उनका जीतना मानूंगा, वो चुनाव है हरिद्वार वाला जो 2009 में उन्होंने जीता। उसके अलावा जो मुख्यमंत्री रहते हुए उनका ये वाला चुनाव था धामी वाला, उसको तो आप ऐसे ही मान सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो मुख्यमंत्री रहते हुए 2 जगह से चुनाव आ रहे हैं। तो इस प्रकार से वो 7 बार उनकी श्रीमती जी का जो 2004 का चुनाव लगा के 7 बार वो चुनाव हार चुके हैं। तो हरीश रावत में एक बहुत जीवटता है राजनीति में, जी ढंग से लड़ने की और बहुत ताकत के साथ खड़े होने की, और उनको ये बात ज़्यादा प्रभावित नहीं करती कि वो हार रहे हैं या जीत रहे हैं, लेकिन वो उत्तराखंड के नेता के रूप में उभरे हैं। तो मुझे ये लगता है कि जब ऐसे लोग कहीं जाते हैं तो इनके बारे में एकदम साफ ये बात पता नहीं लगती कि ये कैसा रिजल्ट आएगा। लेकिन हरीश रावत को मुझे लगता है कि वहाँ पर जो संध्या डालाकोटी ने जो स्टैंड लिया है, वह मुझे उस लिहाज से लगता है कि भले ही वो महिला सशक्तिकरण के नाम पर, उसके नाम पर अपनी बात को रख रही हों, उनके जो हस्बैंड हैं वो भी मैनेजमेंट में माहिर हैं, वो कितना डैमेज उनको कर पाएंगे ये देखना होगा। लेकिन वहाँ पर जो लोगों का कहना है, लोगों में जो मोहन सिंह हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका लोगों के अंदर वहाँ भी काफ़ी प्रभाव है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो हरीश रावत को मुख्यमंत्री के रूप में अगर लोग देखना चाहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि लोग इस लिहाज से भी वोट देते हैं कि हमारा कोई ऐसा हमारा लीडर मुख्यमंत्री। मुझे लगता है कि हरीश रावत के लिए कठिन नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो हरीश रावत के साथ लगातार चुनावी गणित में हो रहा है, कहीं ऐसा न हो क्योंकि पिछली बार भी वो 2 जगह से चुनाव, 2 चुनाव मतलब मुख्यमंत्री रहते करना मुश्किल था, मुख्यमंत्री रहते हुए 2 जगह से। अच्छा, अब हम ये मुख्यमंत्रियों की ही जब बात चल रही है तो अभी मौजूदा मुख्यमंत्री भी कुमाऊं से ही हैं और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी कुमाऊं में आती है। खटीमा की बात करते चले तो वहाँ क्या हो रहा है? खटीमा में सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो जितने उत्तराखंड के ये ढंग के मुख्यमंत्री बनना 2-3 लोग, ये सब एक्सटेंडल मुख्यमंत्री है, ये तो आ गए, ये तो मुख्यमंत्री बन गए। ये हरीश रावत नहीं है, ये हरीश रावत नहीं है, ये नयनदेव तिवारी भी नहीं है, ये भगत सिंह कोश्यारी भी नहीं है, ये निशंक भी नहीं है। ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो बन गए किसी कारण से, मतलब एक संयोग ऐसा रहा कि बन गए। मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत बड़े लीडर के रूप में धामी के पक्ष में बहुत ज़्यादा चीज़ें हों, लेकिन धामी चूंकि वहाँ के विधायक भी रहे हैं और एक युवा चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी की जो नई पौध है उसके नेता भी हैं, लेकिन उनके अगेंस्ट जो कापड़ी हैं वो भी बहुत एक राजनीति समझ रखने वाले और कांग्रेस के अंदर एक जो नई पीढ़ी के बड़े नेता होते हैं और जो मजबूत ज़मीनी पकड़ रखते हैं उसमें वो हैं। तो हो सकता है कि वहाँ पर अच्छी टक्कर उनकी हो, मतलब वो कापड़ी उन्हें टक्कर दे सकते हैं। लेकिन बस ये वाला फैक्टर जो हम हरीश रावत के लिए लालकुआं सीट में कह रहे थे कि हमारा सीधे हमारा नेता मुख्यमंत्री होगा, ये वाला फैक्टर भी काम करेगा ना? करेगा, लेकिन इतना नहीं करेगा जितना हरीश रावत के लिए करता है। यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है। तो खटीमा सीट चैलेंजिंग है, तो ऐसा बीजेपी ने कोई मतलब सेफ एक तरह का कदम नहीं उठाया कि उन्हें 2 सीट से लड़ाया हो? क्योंकि अभी बीजेपी ने जब धामी को चेहरा बनाया तो बीजेपी ने एक तरह से युवा चेहरा सामने रखा। तो जिस पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के इर्द गिर्द आप अपनी पॉलिटिकल कैंपेन को रख रहे हो तो उसको तो सुरक्षित रूप से निकाल के ले जाना कोई भी पार्टी चाहती है, लेकिन वो गढ़ नहीं रही है उसको। आपने देखा होगा ना, इतने दिनों बाद जैसे हम लोग सब समझ रहे थे ना, ये राजनीति विशेषज्ञ के तौर पर भी हम लोग बार बार समझ रहे थे कि भाजपा को एक नया नेतृत्व आगे की राजनीति में उत्तराखंड में मिलने वाला है। और लेकिन मुझे लगता नहीं कि भाजपा ने धामी के लिए वो ढंग की ताकत लगाई है। ये अलग बात है कि मुख्यमंत्री के तौर पर या जो एक राजनीति में आडंबर होता है, दिखाना होता
होता है उस रूप में हों, लेकिन एक उसको प्रोजेक्ट तो अभी तक नहीं किया है मतलब भाजपा उनको ने। बीजेपी ऐसा भी निश्चित नहीं है कि बीजेपी आ ही जाती है तो हाँ। सीधे उन्हीं को हाँ, लीडरशिप उन्हीं को सौंप दी लेके जाएगी, ऐसा लीडरशिप हो जाएगी, या वो एक नई लीडरशिप को बनाना चाह रहे हैं, ऐसा भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि फौरी तौर पर, ऊपरी तौर पर देखें तो जनता ऐसा फैसला तो लेती है कि हमारा लीडर ऐसा हो, लेकिन वहाँ टक्कर होगी, क्योंकि अच्छा, ये वो सीट टक्कर वाली है। हाँ। उसके अलावा फिर हम सारी सीट तो शायद हाँ। हम नहीं कर हाँ, हाँ, पाएंगे, वो बहुत लंबी तो- बात हो रही है, हाँ, लेकिन अगर हम में- उधम सिंह नगर को हाँ। का जिक्र करना इसलिए हाँ, ज़रूरी है हाँ। क्योंकि वहाँ एक बहुत ही जब राजकुमार ठकराल के आने के बाद से वहाँ की पॉलिटिक्स की भाषा ही बदल गई थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने राजकुमार ठकराल का टिकट काट दिया है, तो उससे एक असंतोष उस सीट में दिखाई दे रहा है। वहाँ पर क्या होता दिख रहा है आपको? नहीं, उस पर मुझे ज़्यादा बहुत धरातली चीज़ें अच्छा। नहीं मुझे समझ में है मुझे, लेकिन तराई में मैं कुछ सीटों पर, जैसे आपके बाजपुर वाली सीट है, हाँ, बाजपुर वाली सीट बहुत हॉट होने जा रही है। हाँ, बाजपुर में तो आम आदमी पार्टी हाँ, का भी उसकी वजह से, क्योंकि पूरे किसान आंदोलन में जिसमें बाजवा का अपना एक प्रभाव रहा है, और जो उन्होंने दिल्ली में ये गाजीपुर वाला जो पूरा बॉर्डर का जो आंदोलन है उसको लीड किया है, और वो राष्ट्रीय स्तर पर एक किसान नेता के रूप में उभरे हैं, और पिछली बार भी उनकी श्रीमती जी ने बहुत अच्छा वोट वहाँ किया है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर बहुत अच्छे वो नए समीकरण बनाने वाले हैं। अच्छा, मतलब हाँ। बाजवा जो हैं वो उत्तराखंड की पॉलिटिक्स में एक तरह से आम आदमी की जो आमद है, आम आदमी पार्टी की आमद, उसमें से एक कोठियाल की सीट को उधर कहा जा रहा है, तो यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण सीट माना जा सकता है। अच्छा, किच्छा में पिछली बार हरीश रावत को पटकनी मिली थी, किच्छा सीट के बारे में आपकी नजर है? नहीं, किच्छा में मेरी नज़र नहीं है, लेकिन मेरी 2 सीटों पर और नज़र है उत्तराखंड की। एक तो हम यहाँ बागेश्वर में हम भूल गए थे, हम बागेश्वर भूल रहे हैं। बागेश्वर में जो कपकोट सीट है और जो बागेश्वर सीट है, ये दोनों सीटें त्रिकोणी में आ रही हैं, और ये बहुत नए समीकरण इसलिए बना रही है क्योंकि जो कपकोट वाली सीट है उसमें उपाध्याय जो है आम आदमी पार्टी के, वो पिछली बार बसपा से चुनाव लड़े थे। अच्छा। और उपाध्याय की यही विशेषता ये है कि वो पहले थे विजय बहुगुणा के साथ, विजय बहुगुणा के साथ के बाद वो भाजपा में आए, और भाजपा में राज्य मंत्री भी बने, और उसके बाद चुनाव लड़े वो बसपा से, और अभी राजनीति में है वो आप में। तो एक बहुत लंबा उनका अपने ढंग का स्वभाव, उनके पास संसाधन इतने हैं कि पिछले चुनाव में भी वो लगभग 7,000 वोट लाए थे बसपा से, और इस बार आप से है और अपने संसाधनों से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो वहाँ पर ललित फर्सवाण जो है बहुत अच्छे कैंडिडेट होने के बावजूद भी जो भी दिक्कत होगी उनको इससे हो सकती है। ललित फर्सवाण बहुत अच्छे युवा नेता हैं वहाँ पर कांग्रेस के, और इन्होंने अपनी सीट इन्होंने अपना भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट बदला है और नए उनको लाए हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर त्रिकोणी नहीं भी होगा तो ये भाजपा कांग्रेस के बीच में एक महत्वपूर्ण जो कैंडिडेट है वो उपाध्याय भी हैं। और दूसरा बागेश्वर वाली सीट पर ये है कि वहाँ पर बसंत कुमार जो है पिछली बार बसपा से चुनाव लड़ते 11,000 वोट लाए थे वो, और इस बार भी उन्होंने बहुत सारी तैयारी के साथ वो है, वो भाजपा और कांग्रेस किसी का भी गणित वहाँ बिगाड़ सकते हैं। अल्मोड़ा में भी आप आदमी को सही वोट मिल सकता है, रामनगर में अच्छा वोट मिल सकता है, तो कुछ सीटें आपकी भी हैं जिसमें वो वोट ला सकते हैं। और वो समीकरण भी, हाँ, समीकरण भी पार्टी के फैक्टर बन रही है। इन सीटों में फैक्टर बन सकती है वो भाजपा कांग्रेस। अभी ये पता नहीं लग रहा भाजपा कांग्रेस किसको नुकसान पहुँचाएगी, लेकिन वो इनको डैमेज करेगी, ये मुझे लगता है। चलिए दोस्तों, हमने चारू तिवारी से बात की, एक लंबी बातचीत है, और उसमें हमने उत्तराखंड की पॉलिटिक्स पे भी बात की, उत्तराखंड के मुद्दों पर भी बात की, और हमने उत्तराखंड की 2022 के जो चुनाव हैं उनमें कॉन्स्टिट्यूएंसीज वाइज किस तरह का सिनेरियो बन रहा है, कौन लीड ले रहा है, कौन सी सीट पर कौन सा फैक्टर काम कर सकता है, उन सब चीज़ों पर बात की। तो दोस्तों, बारामासा के साथ आप बने रहें, हम लोगों का सिलसिला जारी है, चुनावी सफ़र जारी है। आपके लिए हम और भी कई इस तरह की रोचक चीज़ें लेकर आते रहेंगे। तो हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें भी हमें फॉलो कीजिए। शुक्रिया।